Welcome to Dr. PC Verma इकोनॉमिक्स YouTube इकोनॉमिक्स क्लास। आज के इस क्लास में मैं हिंदी में व्याख्यान दे रहा हूं। मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूं वो वर्ल्ड जीएस से रिलेटेड है। किसी भी प्रतियोगिता की परीक्षा के लिए जीएस अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड जीएस और जीएस इंडियन इकोनॉमी जीएस, इस इकोनॉमी को जानने के लिए आपको मेरे कक्षा में सादर आमंत्रण है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई है। मैं डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिस्ट पिछले 50 वर्षों से अर्थशास्त्र और इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ। मैं प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी से 2016 में अवकाश प्राप्त किया। मेरा मानना है कि टीचर नेवर रिटायर। टीचर इज इन फैक्ट ए स्टूडेंट फॉर होल लाइफ। और तब मैंने रिटायरमेंट के ठीक बाद डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिस्ट एक यूट्यूब चैनल स्थापित किया और आज मैं यूट्यूब इकोनॉमिक्स प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स के रूप में आपके सामने मौजूद हूँ। 3000 से अधिक क्लासेस मेरे डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, जिससे कोई भी विद्यार्थी हिंदी मीडियम का और इंग्लिश मीडियम का अलग अलग टॉपिक्स है उसका उपयोग कर सकता है। हजारों लड़के इसका उपयोग कर रहे हैं और पिछले 50 साल से मैं खुद पढ़ा रहा हूं। तो भारतीय इकोनॉमी या वर्ल्ड इकोनॉमी का जो डायनेमिक्स है, डायनेमिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड वर्ल्ड इकोनॉमी, इन सब बातों पर लगातार क्लास लेता रहता हूं। आज का जो क्लास है वो प्रभावित भारतीयों की समस्या का समाधान करे अमेरिका, भारत चाहता है। प्रभावी भारतीयों की समस्या का समाधान करे भारत चाहता है। अब भारत जो चाहता है उसको कोई भी देश नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जो विकसित भारत को बनाने के लिए, गढ़ने के लिए लगातार प्रयत्न भारतवासियों द्वारा किया जा रहा है। सभी अपने अपने कार्य को कर रहे हैं। ऑफिसर्स अपने काम को कर रहे हैं, इंजीनियर्स अपने काम को कर रहे हैं, प्रोफेसर्स अपने काम को कर रहे हैं, टीचर्स अपने काम को कर रहे हैं। अपने काम को ही करना ये देश के विकास में प्लस पॉइंट है। और मैं चूंकि 50 साल से पढ़ा रहा हूं और वो भी बिहार स्टेट में पटना कॉलेज अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफेसर था, तो 50 साल में भारत की अर्थव्यवस्था को छोड़िए, बिहार की अर्थव्यवस्था का अवलोकन जो मैं करूंगा वो आंखों से देखने वाला महाभारत के संजय के तरह का ये एक मिसाल होगा। इसलिए मैं दुख दर्द को समझता हूं, युवाओं के दुख दर्द को समझता हूं। इनकम का हाई इनकम वाले परिवार के बच्चों को भी समझता हूं, लो इनकम वाले परिवार के बच्चों को समझता हूं, और इस सब के बीच में एक तालमेल बनाना, और इसी के माध्यम से हर रोज 3-4 क्लासेस मैं लेता रहता हूं, जिसे आप देखेंगे। पहले अगर नहीं देखे तो अब देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप इससे लाभ उठा रहे हैं। प्रभावित भारतीयों की समस्या का समाधान करे अमेरिका, भारत चाहता है। और अभी आप जान रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में जो भी खटास उत्पन्न हुआ था, उसे भारत दोषी नहीं है। इसमें दोष जो है विकसित देश अमेरिका, जहां भारत के सारे आईआईटीएन, 5 आईआईटीएन में 4 चले जाते हैं यूएस और 1 रह जाते हैं
इंडिया में, ये रेशियो रहा है। और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि आईआईटी स्थापित करने के लिए अमेरिका से बहुत ज्यादा संपर्क साधा गया था। और अमेरिका चाहता था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में आप देखिएगा हिस्ट्री उठाकर, तो उनको कहा जा रहा था कि आप आईआईटी को खोलिए और जो सहयोग होगा हम देंगे, और उसको खोला गया। उसका उद्देश्य क्या था? नॉर्थ बिहार का हम भ्रमण कर चुके हैं, जर्मनी जा चुके हैं, पोलैंड जा चुके हैं, नीदरलैंड जा चुके हैं। विकसित देशों में और भारत के देशों में जमीन आसमान का अंतर है। वहां का जो रोड्स जो है वो देख रहे हैं। लेकिन आज मैं फिर देख रहा हूँ 50 साल के बाद पटना शहर में जो एक्सप्रेस वे का जाल बिछा हुआ है, जो पूरे शहर में आ, लगातार सड़कों का जाल बिछा हुआ है, ये ठीक विकसित देशों के तरह है। विकसित देशों में देखिएगा कि जो जाल है वो अगर आकाश में देखिएगा तो 7-8 लेयर जो है नीचे सड़क चल रहा है और कहां से कहां कनेक्ट हो रहा है। ऐसा एक बार मैं दिल्ली में आश्रम से गुजर रहा था, 25 साल पहले ही बात करा, तो वो बना हुआ था। वो देख के बहुत हमको आश्चर्य हुआ। 50 साल पहले वो आश्रम में वो जगह नहीं था, कालिंदी पुल था और वो सब था। लेकिन अब जो वहां देखे कि एक सड़क को 7-8 जगहों से उसको उतारा जा रहा है और वो यातायात में काफी अधिक मदद कर रहा है। इन सब बातों को मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि जिसने देखा ही नहीं है आंख से कि किस तरह का भारत था 1951 में, 61 में, 71 में, 81 में। 91 जो है वो टर्निंग पॉइंट है भारतवर्ष का, जो कि प्रोटेक्शन के पॉलिसी पर चलने वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू इकोनॉमिक्स या श्रीमती इंदिरा गांधी जी इकोनॉमिक्स, इन लोगों के एक ही तरह के थे, थोड़े बहुत के अंतर थे। और इसलिए 1956 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखिए, 1948 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखिए, दोनों में शार्प डिफरेंस है। 1956 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि सुई से लेके जहाज तक ये सारा चीज पब्लिक सेक्टर बनाएगा। उनका विश्वास था कि पब्लिक सेक्टर जो है उसी से भारत का विकास होगा। उनका विश्वास था कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लगेगा तभी भारत का विकास होगा। उनका विश्वास था इंग्लैंड से कर्ज ले लेंगे, रूस से कर्ज ले लेंगे, जर्मनी से कर्ज ले लेंगे और लेकर के लार्ज स्केल आयरन स्टील इंडस्ट्री को स्थापित करेंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1974 में जब मैं क्लास ले रहा था अर्थशास्त्र विभाग में, तो मैंने कहा था कि विश्व में भारत जो है स्टील के प्रोडक्शन में बहुत अच्छा काम कर रहा है और चीन इसके पीछे है। ठीक 1974 के शुरुआती दौर में, उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर थी, एक टीम आया चीन से, 10 एक्सपर्ट था। वो आके पता लगाया कि कैसे इतना स्टील का प्रोडक्शन भारत में हो रहा है, उसका अध्ययन करो ताकि चीन में स्टील का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। आकर के सर्वे किया, बोकारो आया देखा, भिलाई आया देखा, दुर्गापुर देखा। सब देखने के बाद जाके रिपोर्ट क्या किया कि भारत का जो मेथडोलॉजी है आयरन स्टील का, वो लार्ज स्केल आयरन स्टील इंडस्ट्री को बृहद रूप में कर रहा है। और वो फर्नेस बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा फर्नेस बनाया हुआ है आयरन स्मेल्टिंग के लिए। इन सभी को करने में और बनाने में 5 बरस लग जाएगा, एक बड़ा आयरन स्टील इंडस्ट्री को स्थापित करने में। आपको जान के आश्चर्य होगा कि बोकारो जो आपको देख रहे हैं चमकता हुआ है, वो जंगल था और वहां छोटा सा जगह था। उस सारे एरिया को ले लिया गया और उसमें सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर डी, बहुत सारा क्वार्टर्स बना, 2 स्टोर, 3 स्टोर, सिंगल स्टोर, स्कूल खोला गया, अस्पताल खोला गया। आप खोलना है क्या आयरन स्टील इंडस्ट्री, उसके सारे ये एसेसरीज हो गए। खर्च भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो चीन ने जाकर सारा सर्वे किया और कहा कि इंडियन टेक्नोलॉजी जो है
वो हम लोग को हम लोग को यूज नहीं करना चाहिए। तो पूछा कि तब रिपोर्ट दोगे, क्या करना चाहिए? कहा कि मिनी स्टील प्लांट। अब चाइना के विभिन्न जिलों में, विभिन्न स्टेट में मिनी स्टील प्लांट स्थापित हुआ, जो 6 महीने में ही स्टील का प्रोडक्शन करने लगा। और इतने तेजी से प्रोडक्शन हो रहा था, इंडिया से वो आयरन ओर इंपोर्ट करता था और स्टील बना के इंडिया को भेजा करता था। हाल में पटना में एक जगह मैंने ऐसे ही सर्वे के लिए पूछा कि इतना स्टील आप दिए हुए हैं, और वो क्या करता था कि स्टील से झूला बनाता था, और बहुत सारा जो एक्सरसाइज का मशीन होता है, वो आइटम होता है, उसे बनाता था, और उसको बिहार के विभिन्न स्कूल में, विभिन्न पार्क में वो सप्लाई करता था। तब पूछे कि स्टील कहाँ से मंगाते थे? कहा डायरेक्ट चाइना से। और क्यों? तो सस्ता है, इंडिया वाला महंगा है। तब हमको समझ में आया कि 1974 में जो एक ट्रिप जाके गया, वो हमारे टेक्निक को रिजेक्ट कर दिया, और आयरन स्मेल्टिंग का प्रोसेस इतना कॉस्टली हो गया कि उसका खर्च उठाने में स्टील इंडिया अथॉरिटी सक्षम नहीं था, ग्रेट लॉस में चला गया। और दूसरी ओर चाइना में मिनी स्टील प्लांट्स का जाल बिछा दिया, और विश्व में सबसे ज्यादा स्टील उत्पादन करने लगा। भारत से आयरन ओर का आयात करता है और स्टील बना के भारत को बेचता है। क्या बात है भाई! जब देश आजाद नहीं था तो भारत से कोयला जाता था ग्रेट ब्रिटेन, आयरन ओर जाता था ग्रेट ब्रिटेन जहाज से, और वहां से आता था पाइप, पानी के लिए पाइप, पानी सप्लाई के लिए पाइप, ड्रेनेज के लिए पाइप, और सब पाइप आता था। अब सोचिए कि हमारे यहाँ आज ये सब ड्रेनेज वाला पाइप, ये सब किसी गली में चले जाइए, स्टील का दुकान देखिएगा, बहुत सारा छड़ सब रखा हुआ है। और पटना में ही हम देखते हैं, कई गलियों में गुजरते हैं कभी तो देखते हैं कि बड़ा बड़ा खुला हुआ है। क्यों? क्योंकि अब प्रोडक्शन बढ़ गया, स्टील इंडस्ट्री की संख्या बढ़ गई, प्राइवेट सेक्टर में स्टील के फैक्ट्री खुलने लगे। चाइना ने इतना स्टील हम लोगों से बेचा कि उसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने लगी। याद कीजिए, चाइना में भी ऐसा नहीं है, स्टूडेंट्स का 5 लाख या कुछ संख्या था, विशाल का है, वो चौराहे पर घेर लिए हुआ था कि नहीं जाने देंगे। लेकिन उसकी सरकार क्या थी? कम्युनिस्ट की सरकार थी। सोवियत यूनियन जो है, उसको यूनियन मानने का और सरकार का, तो वहां से मिलिट्री जो है चलाना शुरू किया। बड़ा सा जो युद्ध में चलाया जाता है, उसको लेके आगे बढ़ा। तो लड़का सब जमीन पर सोया हुआ था चाइनीज में। उस चौराहे का कुछ नाम है जो आप देखेंगे, गूगल में चेक करेंगे। और वो टैंक जो है चलते चला गया, लड़के सबके देह पर चढ़ते थे, कुचल दिया। ये है चीन। और सारे लोग फिर शांत हो गए। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, यहाँ इस तरह से टैंक से कुचला नहीं जाता है, पानी का बौछार करता है। आप देखे होंगे कि कितने हमको लगता है 2-3 साल तक कि 2 साल तक लगातार किसानों का जो आंदोलन चल रहा था। सुबह उठ करके देखते थे टीवी पर कि बहुत सारे लोग गर्म पानी से नहा रहे हैं, अ, ये अ, नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। एक विशाल काय मार्केट बना हुआ है। फ्री, अगर आप टूथ ब्रश नहीं है, पेस्ट नहीं, सब फ्री ले जाइए, जूता फ्री ले जाइए, कपड़ा ले जाइए। सोचिए, सोरोस के बारे में जो आजकल कहा जा रहा है, इट वाज एक्सपेक्टेड। कोई बात, अफसोस की बात है कि इस चक्कर में हमारे यहाँ 800 किसान उसमें मर गए, अधिक उम्र वाले लोग मर गए। ये बहुत दुख की बात है कि हम उसके लिए काफी दुखी हैं। लेकिन जो लोग इस चक्कर को चला रहे थे, और सोचिए कि वो एक तरह का
एग्जीबिशन ऐसा लग रहा था। सड़कों पर कांटा बिछाया गया, ये किया गया, ओके। तो कंट्री में होता रहता है। हर तरह की पार्टियां हमारे यहाँ है, और कोई एब्सोल्यूट नहीं है। सब में मेरिट है, डिमेरिट है। कांग्रेस पार्टी आज जो की बात कर रही है, वो अपने इतिहास को देखे कि 60 साल तो आपने किया ना। 60 साल में आपने जो आप कीजिए, तो 4 टाइम्स अधिक हो गया। और यही कारण है कि जनता अब चाहती है विकास हो। अब इसमें अमेरिका का देखिए, अमेरिका का बारे में आप अच्छी तरह से, आप लोग हाउडी मोदी हम लोग बैठ करके देख रहे थे टीवी पर। हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी हाथ पकड़ के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेते हुए पूरे मैदान में घुमाया, घुमाते घुमाते बाहर निकाला। और ऐसा लगा कि इंडिया और अमेरिका के बीच बहुत ज्यादा दोस्ती हो गई है। हम लोग के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जो बहुत मीठा मीठा बोले उस पर अलर्ट हो जाओ। कोई आपको थोड़ी आलोचना करे तो आप सतर्क हो जाओ कि जो बात कह रहा है उसको देखो सही है गलत। उस समय देख के बहुतों के मन में खुशी हुई कि हमारे प्रधानमंत्री को इस तरह से आ, सम्मान दिया गया। और वही सेकेंड टर्म में आए तो उनकी जुबान बदल गई। हवाई जहाज में लाद करके हमारे यहाँ ठेल के भेज दिया कि ये डंकी रूट से आए हैं। अरे भाई, हमारे देश में यू डंकी रूट से घुसा हुआ है और लाखों में है। लेकिन हम लोग जो भी कर रहे हैं धीरे धीरे कर रहे हैं। हवाई जहाज पर लाद के उसको कहाँ उतारेंगे? तो दोनों देश का अलग अलग सोच है। अमेरिकन इकोनॉमिक हिस्ट्री 50 साल हम पढ़ अपने क्लास में पढ़ाए हुए हैं। और अमेरिकन इकोनॉमिक हिस्ट्री का आपको एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि आज़ादी के बाद, जो जब आज़ादी प्राप्त किया अमेरिका, उसके बाद वहां जमीन जो है अफरात था। $5 देने पर 150 एकड़ का जमीन आपको फ्री देगा, बशर्ते आप कहिएगा कि इसमें हम खेती करेंगे, या हम इसमें स्कूल खोलेंगे, या हम इसमें कुछ करेंगे। नाम मात्र पैसा था और आप आके बसिए। आप जानते हैं कि अमेरिका में सोना का खान निकला। पूरे विश्व से लोग जो है वहां चले गए, जमीन ले लेकर के कोड़ कोड़ के देख रहे हैं कहाँ निकला। नेवेडा में, कोलोरेडो में, एरिजोना में, कैलिफोर्निया के पास, एरिजोना के पास ये भयानक झूम चल रहा है। और आपको आश्चर्य होगा, जो झूम चल रहा था उसमें बैलगाड़ी भी था और उसके नीचे लालटेन हिल रहा था। ये चीज हम लोग यहाँ पटना में देखे हुए हैं कि 30-40 साल पहले रोड पर जो रात के समय में सामान ले जाता था तो उसे उतना ट्रक व्रक इधर से नहीं जाता था, तो बैलगाड़ी जाता था, नीचे लालटेन लटका हुआ था। क्लास में मैंने कहता था कि ये लालटेन लटका हुआ हम लोग अशोक राजपथ देख रहे हैं, ये अमेरिका में हो रहा था। वर्ष 100-150 साल पीछे की बात है, लेकिन था ना। बैलगाड़ी से गया था कि नहीं गया था? लालटेन लटका हुआ था। क्या खोज रहे थे? सोना खोज रहे थे। कैलिफोर्निया के पास, अरिजोना के पास, डकोटा के पास, सब जगह सोना खोजते थे कि कहाँ मिल जाए। अब मिल जाता था, कहीं कहीं मिल भी जाता था, इसे होड़ लगा हुआ था। तो अमेरिका की हिस्ट्री को आप देखिए, वो हम लोगों से गरीब स्थिति में था। इतना गरीब था कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका दोनों के बीच में एक झगड़ा हो गया। फ्लोरिडा में एक नेता पैदा हुआ, वो कहा कि भाई हमारे लोग का शोषण होता है, हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। और उस जमाने में अमेरिका में धनवान कौन था? धनवान वही था जिसके पास काले रंग वाला बहुत सारा आदमी था, जिसके पास हॉर्स था, जिसके पास एनिमल था, जिसके पास लैंड था, वही था साउथ साउथ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका जो था वो रिच था, इंडस्ट्रियलाइज था, और सारा वहां सेंटर था। ऐसा वहां भी फीलिंग हुआ कि हम लोग अलग हो जाएंगे, और कर दिया। करके कहा, डिक्लेयर कर दिया, संविधान बना दिया, कहा कि पूरा साउथ। और सोचिए कि साउथ का आपको, जो फ्लोरिडा का पास है उसके नीचे जितना भी स्टेट अभी है, वो सब मिल करके, और कहा कि हम लोग अलग हो जाएंगे। बीच में एक रेल लाइन था, उसी को बाउंड्री वाल बना दिया, और उधर से चल रहा है गोला, इधर से चल रहा है गोला, चल रहा है।
चला, 4 साल तक लगभग चलता रहा। इसी को कहा जाता सिविल वार इन अमेरिका। देखे नहीं हो, भारत में ये चीज हो रहा है, अमेरिका में ये चीज होता था, लोग मारे जा रहे थे। अब नॉर्थ वाले लोग आके साउथ वाले को मारते थे, नॉर्थ में वहां सेंट्रल गवर्नमेंट था, पावर था। स्थिति ऐसी हो गई थी कि अमेरिका का जो ये गिन रहा है ऐसे करके, और कहता है कि कनाडा मेरा जो है 41वां राज्य होगा, ये सूझबूझ देखिए। और उस समय था कि उस बीच से खींच दिया कि फ्लोरिडा से ऊपर जितना ये है, और कहा कि अब हम लोग अलग हो जाएंगे, अलग एक यूनाइटेड स्टेट्स जो है, यूएसए नहीं है हमारा, दूसरा रहेगा नाम। बाद में सरेंडर किया, और दोनों में फिर उसके बाद जाके साउथ में डेवलपमेंट शुरू हुआ, रोड का, सड़क का, इलेक्ट्रिसिटी का। तो अमेरिका में धनवान का पहचान क्या था कि कितना आपके पास गुलाम है, कितना आपके पास हॉर्स है, कितना आपको खेत है, ये था पूरे साउथ में ये पहचान। कल्टीवेशन वहां होता था, और इंडस्ट्री था आपको नॉर्थ में, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो ये देखिए, ऐसा नहीं है कि आज जो अमेरिका है वो अचानक स्विच दबाने से हो गया, उससे कम समय में हम लोग विकसित हो रहे हैं। हमारा तो अभी 100 साल भी नहीं हुआ है, और हम लोग इस स्थिति में आ गए हैं कि अमेरिका से स्टैंड करके सामने बात कर रहे हैं। और हम लोगों का उद्देश्य क्या है? वसुधैव वसुदेव कुटुंब। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, दामोदर भाई मोदी जी साफ कहते हैं, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, सब देश हमारा दोस्त है। और यही कारण है कि चाइना के पास 70% से ज्यादा क्रिटिकल मिनरल और मैग्नेट है, और वो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करने से कतरा रहा है, एक्सपोर्ट घटा दिया। क्यों? उसे देखा करे, इंडिया तो स्कूटी ईवी बनाया, कार ईवी बनाया, अभी ट्रक ईवी बनाने जा रहा है, और सब में चाहिए क्रिटिकल मिनरल और जो मैग्नेट। चाइना कहता है कि हमको एक लिख के आप दीजिए कि आपको जो हम भेजेंगे क्रिटिकल मैग्नेट, उसको आप केवल कार में या ये ट्रक में या स्कूटी में लगाइएगा, उसका युद्ध के सामग्री बनाने में इस्तेमाल नहीं करना है, लिख के देना पड़ेगा आपको। अब सोचिए, आप कोई चीज दे रहे हैं खाने के लिए, और आप वो तरफ तरफ से आप कीजिएगा तो कैसे कोई खाएगा? क्लासरूम में पढ़ाते समय मैंने एक बार उदाहरण दिया था कि एक पति पत्नी घर में क्वार्टर में थे, अचानक घंटी बजी और एक इसका दोस्त आया। वो दोस्त गांव से उसका था, आई लोग शहर में रह रहे थे, और वाइफ चिढ़ती थी उससे कि गांव का है, बहुत ज्यादा खाता है। वो करीब 9 बजे के रात में पहुंचा कुछ मिलने के लिए, आके बैठा। अब उसकी वाइफ बुलाई, कही कि देखो, हम खाना उना नहीं बनावेंगे, जो बना हुआ है वो उसी को शेयर करेंगे, और कुछ मंत्र अपना दी कि ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। कहा ठीक है, जो करना है। दोनों दोस्त बैठ के अपना गप मारे। दोस्ती में गप मारने में कितना अच्छा लगता है, ये आज हमको समझ में आ रहा है। जो 25 साल पहले मित्र के साथ जो बातचीत करने से जो इंटरनल एनर्जी बढ़ता था, जो हैप्पीनेस होता था, आज ये टीवी, अब ये देख करके और मोबाइल से बात करके संतुष्टि नहीं होती है। वो हंसना, ठठा के हंसना, मैदान में घूमना, ये सब जीवन हम लोगों का 25 साल पहले, 30 साल पहले हुआ था। उसी तरह से दोनों दोस्त था, चाहे गांव का हो शहर का, दोस्ती तो रहता ही है। उसके बाद खाने का समय, प्लेट लगाया गया, 2 प्लेट लगाया, एक दोस्त के लिए या एक उसके लिए। उसका दोनों में ये इसके पास मात्र 3 रोटी बनाई थी। 3 रोटी में 2 रोटी अपने हस्बैंड को देती थी, एक रोटी खुद खाती थी। हेल्थ कॉन्शियसनेस। विकसित भारत में ऐसा नहीं होता है, यहाँ तो पूरे मन से खाता है लोग। तो प्लेट में दे दी। अब एक ही रोटी बचा हुआ था जो कि वो खुद खाती है, लेकिन कहीं मान लीजिए हम लोग क्या होता है ना, जिसको कहता है पर्सन, मतलब और एक्स्ट्रा मांगने का, एक्सक्यूज मी बोला के कहा एक और रोटी दीजिए, इसलिए वो एक रोटी रखे थे। लेकिन कुछ अपने हस्बैंड को कुछ बता दिए हुई थी टेक्निक,
वाइफ जो होती है बहुत समझदार होती है, अब पति मूर्ख होता है, उसको वाइफ जब समझाती है तो भी समझ जाता है। तो उसका हस्बैंड समझ गया। उसके थोड़े ही देर में जैसे ही एक एक रोटी दी, वो खाना ही शुरू किया, आके वाइफ पूछती है कि सुनो जी, रोटी चाहिए तुमको? अपने हस्बैंड से पूछती है। वो कि नहीं, हम क्या पेटू हैं, 2 रोटी खाएंगे? नहीं, हमको नहीं चाहिए। तब उसके बाद ये दोस्त से पूछते कि भाई साहब, आपको रोटी चाहिए? ना ना, हम तो खा के आए थे, चूंकि अब आप दे दी हैं तो हम खा रहे हैं, हमको भी नहीं चाहिए। उसके बाद वो अंदर गई किचन में और गप 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 खा के अपना पानी वानी पी ली। उसका 1 रोटी ही खाती थी रात में। हेल्थ कॉन्सियसनेस फिर से बनाना नहीं पड़ा। ये बात मैं आपको एग्जाम्पल कहानी के रूप में बता रहा हूँ। ये वास्तविकता, वास्तविक जीवन में इस तरह की घटना हो सकती है। लेकिन मेरा कहना यही है कि ट्रंप महोदय ने गले लगाया, हाथ पकड़ के पूरा घुमाया, हाउडी मोदी, हाउडी मोदी। देख के उसे हमको भी काफी सांस फूल रहा था। हमारा भी लग रहा था कि छाती चौड़ा हो रहा है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ कैसा कर रहा है। आप फोटो देखिए, पुराने जमाने का फोटो देखिए, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल मोदी गए हुए थे और वहां के जो प्रेसिडेंट थे उनका क्या बिहेवियर उनके साथ हुआ, और कैसे वो ब्लैक एंड व्हाइट ही टीवी पर दिखलाता है, आप देख सकते हैं गूगल पर। इस तरह का काम वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया का श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हाथ पकड़कर डोनाल्ड ट्रंप, फर्स्ट टाइम जो प्रेसिडेंट थे, घुमाया पूरे हॉल में। उस हॉल में 50,000 या कितने आदमी बैठे हुए थे, और उसमें 80% इंडियन था। सबको मन खुश हो गया। ज्यादा मीठा मीठा बोले तो सतर्क हो जाइए। लेकिन उससे हमको भी लगा कि वाह, हमारे प्राइम मिनिस्टर का इतना अच्छा स्वागत किया। वही आदमी दोबारा जब बना प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, मोदी जी खूब खुश हुए कि मेरा दोस्त बन गया। हमको अभी भी याद है, डोनाल्ड ट्रंप जी बोल रहे थे कि मेरा फ्रेंड आया है, हमको मिलना है कहीं बाहर दूसरे जगह, तो प्लेन से फिर पहुंचे हेलीकॉप्टर से। तो वहां बोले, और वो स्टेटमेंट आ गया कि वो आ रहे हैं, वो बोले हैं कि मेरा मित्र आया है। तो मेरा कहना है कि प्रभावी भारतीयों की समस्या का समाधान करे अमेरिका, अगर चाहता है कि लॉन्ग टर्म स्टेबल एंड रिलेशनशिप रहे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं विश्व में हर देशों के साथ समान संबंध रखता हूं, सब मेरे अपने हैं, कोई मेरा दुश्मन नहीं है, कोई देश मेरा दुश्मन नहीं है। और यह साबित हो गया कि चाइना कितने साल के बाद गए, हंसते हुए गले मिले और बैठ करके बहुत सारा चाइनीज प्रेसिडेंट से बात हुई। आप देखिए, चाइना को हवाई जहाज भारत से जाने लगा, फाला तुरंत इमीडिएट किए। दूसरा, चाइनीज गवर्नमेंट जो है तुरंत लाइसेंस जो है रिन्यूअल कर रही है, और इंडियन जितने लोग जो मैग्नेट ले रहे हैं, लेने वाले थे, उन लोगों को देने की बात कर रही है। लेकिन मोदी जी बड़े ही सुलझे हुए व्यक्तित्व वाले हैं। उन्होंने दौरा किया अफ्रीकन देशों का। लोग सोच रहा है ऐसे घूम रहे हैं, बहुत सारा जो उनके अगेंस्ट पार्टी वाला है, वो कहता है कि गए बराबर भाग जाते हैं। अरे भाग जाते वर्ड बोल रहे हो, बोली देखिए ना, बोली देखिए। क्या पॉलिटिकल पार्टी का हम तो, आई नेवर लाइक एनी पॉलिटिकल पार्टी। इतना 50 साल में हम पटना में है, पॉलिटिकल पार्टी का जो बिहेवियर देखते हैं वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये सबसे क्या मिलके किए, सब जगह एग्रीमेंट हुआ है कि क्रिटिकल मिनरल और मैग्नेट को भारत को आप सप्लाई कीजिए, हम भारत में प्रोसेसिंग करेंगे और उसका इस्तेमाल होगा। अब पांचों ने एग्रीमेंट कर दिया। अब वो जब हमको आ जाता है और हम करने लगते हैं, तो चीन दे या ना दे उससे क्या फर्क पड़ता है। तो भारत का ये उद्देश्य है कि विश्व के सारे देश उनके अपने हैं। और इसी मंत्र के कारण आज
नरेंद्र भाई मोदी जी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, पूरे विश्व के पटल पर प्यार से, सम्मान से सुने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया का साइज जो है वो बिहार राज्य से भी थोड़ा सा छोटा है। आप चेक कर लीजिएगा, बिहार राज्य के ठीक बराबर होगा या थोड़ा 19-20 होगा। बिहार राज्य जो है आज ये प्रॉब्लम हो रहा है, और वोट चोरी या ये चोरी या रोड पर गलत गलत बात सब बोल रहा है। और वो उतने ही एरिया में ऑस्ट्रेलिया है जो विश्व के अच्छे ऊंचे विकसित देशों में गिना जाता है। उसने हमारे प्रधानमंत्री को गले लगाया और जोर से बोला बॉस। अब ये बन गया। आप देखिएगा टेलीविजन पर दिखाता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री किसी जगह पहुंचे और वहां का जो राष्ट्रपति है वो पैर छूने लगा। ये आपस में होता है। मैं पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ। मुझे ऐसा मौका लगा चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का। चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के बाद जब मैं निकला, एक लड़का हमारा पैर छू के प्रणाम किया और कहा कि सर, अगर मैं लंदन भी जाता तो इससे बेहतर नहीं समझ पाता जैसा आपने मुझे ओलिगोपोली समझाया है। तो सोचिए, सच्ची बात जो है वो किसी की जुबान पर रोकने से रुकती नहीं है। तो हमारे देश का एक कल्चर है कि हम लोग सबको साथ में लेके चलते हैं। तो इसलिए प्रभावी भारतीयों की समस्या का समाधान करे अमेरिका, अगर चाहता है भारत से संबंध को बनाना। अमेरिका द्वारा H-1B वीजा फीस में भारी बढ़ोतरी किए जाने पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने सीधी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, आदेश के प्रभावों का मूल्यांकन किया जा रहा है। इन उपायों से कई परिवारों के समक्ष मानवीय परेशानी पैदा हो गई है। विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार ने अमेरिकी H-1 वीजा कार्यक्रम पर प्रस्तावित प्रतिबंधों से संबंधित रिपोर्ट देखी है। इसका अध्ययन भी संबंधित पक्षों द्वारा किया जा रहा है। इधर ट्रंप के फैसले की अमेरिकी राजनेताओं ने आलोचना की। डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद राजा कृष्णमूर्ति बोले, फैसले से आईटी उद्योग पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ट्रंप के फैसले को लेकर असमंजस की स्थिति में बीच कई लोगों के ने उदास मन से भारत यात्रा टाल दी। वे दशहरा, दिवाली, शादी में शामिल होने के लिए भारत आने को तैयार थे, लेकिन फैसले की सूचना मिलते ही वह अमेरिकी हवाई अड्डा से वापस घर लौटने को मजबूर हो गए। इस बीच नैसकॉम के सदस्य कंपनियों को आदेश जारी कर दिया, वे अपने कर्मचारी को जल्द से जल्द बुलाए। बाद में स्थिति स्पष्ट होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि H-1 वीजा कार्यक्रम का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों पर शिकंजा जरूरी है। सख्ती से ही सुरक्षा चक्र को मजबूत बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कड़े फैसले के बाद ही कंपनियां दूसरे देशों से बेहतर कमियों को बुलाएंगी। ट्रंप ने कहा, इस फैसले से टेक कंपनियों के सीईओ को बहुत खुशी होंगे। ट्रंप ने होमलैंड सिक्योरिटी के सचिव को आदेश दिया है कि वे नए आदेश का पालन सुनिश्चित करें और इस संबंध में जरूर दिशा निर्देश जारी करें। आदेश में यह भी स्पष्ट कहा है कि ऐसे लोग जिनकी नियुक्ति देश हित में की गई और उन्हें H-1B वीजा जारी किया गया, लेकिन देश की सुरक्षा को उसने कोई खतरा नहीं है, उन लोगों पर यह नियम लागू नहीं होगा। कंपनियों की मनमानी पर असर अमेरिकियों पर पड़ा। आदेश है कि आईटी कंपनियों ने H-1B वीजा प्रणाली में मनमानी की है, जिसका सीधा नुकसान कंप्यूटर क्षेत्र में काम करने वाले अमेरिकी लोगों को हुआ है। 2003 में आईटी क्षेत्र के लिए जारी H-1 वीजा दर 32% थी, जो बीते 5 साल में बढ़कर 65% हो गई है। कुछ आईटी कंपनियां बड़े पैमाने पर दूसरे देशों से कर्मचारी की नियुक्ति कर रही है। H-1B वीजा की पहले 3 साल की वैधता थी। जानकारों का कहना है कि ट्रंप ने नए फैसले से पहले H-1 वीजा की फीस
$2000 से $5000 के बीच में थी, लेकिन ये फीस नियोक्ता के पास मौजूद कर्मचारियों की संख्या और अन्य खर्चों के आधार पर तय होती थी। पुराने नियमों के अनुसार एक बार वीजा जारी होने के बाद ये 3 साल तक वैध रहता था। 3 साल बाद इसका नवीनीकरण होता था। H1 वीजा प्रणाली सबसे अधिक दुरुपयोग की जाने वाली प्रणाली है। नए फैसले से अत्यधिक कौशल वाले लोगों को मौका मिलेगा जहां अमेरिकी काम नहीं करते हैं। विल स्कार्फ, सचिव व्हाइट हाउस, सचिव व्हाइट हाउस। तो इस प्रकार राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि कंपनियों पर शिकंजा जरूरी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि आदेशों के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा रहा है। दोनों देश के बीच मजबूत संबंधों का ध्यान रखने के लिए अमेरिकी अफसर दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों को ध्यान रखें, अमेरिकी ऑफिसर, ऐसा भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है। तो हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं कि अमेरिका द्वारा H1 वीजा फीस में भारी बढ़ोतरी किए जाने पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने सीधी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि आदेश के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा रहा है। नंबर 3, इन उपायों से कई परिवारों के समक्ष मानवीय मानवीय परेशानियां पैदा होंगी, जिसका समाधान अमेरिका को करना चाहिए। विदेश मंत्रालय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल रणधीर जायसवाल ने कहा 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 सरकार ने सरकार ने अमेरिकी अमेरिकी H1 H1B
H1B H1B वीजा कार्यक्रम पर प्रस्ताव कर प्रस्तावित 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 प्रतिबंधों प्रति प्रस्तावित प्रतिबंधों से संबंधित से से संबंधित रिपोर्ट देखी है। इसका अध्ययन इसका अध्ययन सभी संबंधित सभी संबंधित पक्षों द्वारा किया जा रहा है द्वारा किया जा द्वारा किया जा रहा है। इधर इधर ट्रंप के फैसले ट्रंप के फैसले की की अमेरिकी राजनेताओं राजनेताओं ने आलोचना की ने आलोचना की। डेमोक्रेटिक पार्टी डेमो डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक पार्टी
के सांसद। के सांसद। राजा। राजा कृष्णमूर्ति। कृष्ण कृष्णमूर्ति बोले। बोले फैसले। बोले फैसले से आईटी उद्योग। आईटी उद्योग पर इसका इसका नकारात्मक नकारात्मक असर पड़ेगा। नकारात्मक असर पड़ेगा। ट्रंप के फैसले को लेकर असमंजस असमंजस की स्थिति के बीच कई लोगों कई लोगों कई लोगों के बीच कई कई
कोई कई लोगों ने उदास ने उदास मन से उसे भारत भारत यात्रा टाल दी। वे दशहरा दिवाली दिवाली वो शादी शादी में शामिल होने में शामिल होने भारत आने को तैयार थे। आने को तैयार थे। लेकिन फैसले की सूचना फैसले की सूचना मिलते ही मिलते ही वह अमेरिकी वह अमेरिकी हवाई अड्डे अड्डे से वापस घर लौटने घर लौटने लौटने को मजबूर हो गए। को मजबूर हो गए।
6 इस बीच इस बीच नैस्कॉम नैस्कॉम ने सदस्य कंपनी सदस्य सदस्य कंपनियों को आदेश को का आदेश जारी कर जारी कर कहा वे अपने कर्मचारियों वे वे अपने वे अपने कर्मचारियों कर्मचारियों को कर्मचारियों को जल्द से को जल्द से जल्द बुलाएं। बाद में स्थिति स्पष्ट होने सा बाद में स्थिति स्थिति स्पष्ट स्पष्ट होने के बाद लोगों ने
डोनाल्ड ट्रंप के इस आदेश से भारत आने वाले जितने भी भारत के लोग जाके अमेरिका में बस गए हुए हैं, वो लोग मन से उदास हो गए। वो भारत, क्योंकि उनको भारत की यात्रा टालनी पड़ी। वे दशहरा, दिवाली, शादी में शामिल होने भारत आने को तैयार थे, लेकिन फैसले की सूचना मिलते ही वो अमेरिकी हवाई अड्डे से वापस घर लौटने को मजबूर हो गए। इस बीच नैसकॉम ने सदस्य कंपनियों को आदेश जारी कर कहा कि वे अपने कर्मचारियों को जल्द से जल्द बुलाएं। बाद में स्थिति स्पष्ट होने के बाद राहत की सांस ली गई। ट्रंप के फैसले को लेकर असमंजस की स्थिति के बीच में कई लोग ने उदास मन से भारत यात्रा टाल दी। वे दशहरा, दिवाली और शादी में शामिल होने भारत को आने को तैयार थे, लेकिन फैसले की सूचना मिलते ही वो अमेरिकी हवाई अड्डे से वापस घर लौटने को मजबूर हो गए। इस बीच नैसकॉम के सदस्य कंपनियों को आदेश जारी कर कहा कि अपने कर्मचारियों को जल्द से जल्द बुलाएं। बाद में स्थिति स्पष्ट होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। हम सभी जानते हैं कि अ, राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं बार बार कई तरह के ऑर्डर निकाल रहे हैं और अमेरिका द्वारा H-1B वीजा फीस में भारी बढ़ोतरी किए जाने पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने सीधी प्रक्रिया दी है। मंत्रालय ने कहा कि इन घोषणाओं के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा रहा है। इन उपायों से कई परिवारों के समक्ष मानवीय परेशानियां पैदा हो रही होंगी, जिनका समाधान अमेरिका को करना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार ने अमेरिकी H-1 वीजा कार्यक्रम पर प्रस्तावित प्रतिबंधों से संबंधित रिपोर्ट देखी है। इसका अध्ययन सभी संबंधित पक्षों द्वारा किया जा रहा है। इधर ट्रंप के फैसले की अमेरिकी राजनेताओं ने आलोचना की है। डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद राजा कृष्णमूर्ति बोले, फैसले से IT उद्योग पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि प्रभावी भारतीयों की समस्या का समाधान करे अमेरिका। भारत यही चाहता है और कंपनियों पर शिकंजा लगाना जरूरी है, ऐसा राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि H-1 वीजा कार्यक्रम का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों पर शिकंजा जरूरी है। सख्ती से ही सुरक्षा चक्र को मजबूत बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कड़े फैसले के बाद ही कंपनियां दूसरे देशों से बेहतर कर्मियों को बुलाएंगी। ट्रंप ने कहा कि इस फैसले से टेक कंपनी के CEO भी बहुत खुश हैं। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड वीजा आदेश पर हस्ताक्षर किया। विल स्कार्फ, सचिव व्हाइट हाउस, का कहना है कि H-1B वीजा प्रणाली सबसे अधिक दुरुपयोग की जाने वाली प्रणाली है। नए फैसले से अत्यधिक कौशल पाने वाले लोगों को मौका मिलेगा, जहां अमेरिकी काम नहीं करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में इस बात पर डिस्कशन कीजिए कि अमेरिकन अमेरिकन भारतीय बेस इंडियन जो अमेरिका में रह रहे हैं, उनके साथ ये बहुत ज़्यादा ज्यादती की जा रही है। अब ये ध्यान देने के लिए बहुत जरूरी है। भारत सरकार भी इस पर विचार कर रही है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक जरूर कीजिएगा। डांस नाच गाना में लाख में, आप प्रोफेसर के पढ़ाई खाक में, वाह, आप बनेंगे आप ऑफिसर। लाइक कीजिए, पढ़ने के बाद लाइक कीजिए। अगर आप पढ़ते हैं तो जरूर लाइक कीजिए।